नाजरीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे क्योंकि कुछ सिर्फ अखबार की सुर्खियां बनकर रह जाती हैं और या फिर टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है। हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथ ही मौजूद हैं अशर यासर। सबसे पहले हम लोकल न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आज की जो लोकल न्यूज़ है, जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट है, वो जो बीआरएस के नेता हैं हरीश राव, उन्होंने यहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यहाँ की सरकार हाइड्रा के नाम पर हाई ड्रामा कर रही है। हालांकि देखा जाए कि राज्य में बुखार से पीड़ित बहुत सारे लोग हैं और अभी तक 36% की वृद्धि हुई है बुखार के पीड़ितों की। और उन्होंने कहा है कि सरकार ये चीज़ ना देखकर कि पीड़ितों को ना देखकर, अस्पतालों की जो व्यवस्था है उसको ना देखकर, सरकार जो विपक्षी पार्टी हैं उनकी संपत्तियों पर हमला कर रही है, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रिदा। जैसा उन्होंने बोला है कि कांग्रेस गवर्नमेंट सिर्फ अपोजिशन की जो बिल्डिंग्स हैं या अपोजिशन के एक कहीं ना कहीं अपोजिशन को परेशान करने का काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ विरोधी पार्टियों के बारे में ये जानकारी दी जा रही है। हालांकि किसान जो हैं अपनी फसल माफ़ी के लिए मतलब वहाँ पे कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट, बिल्कुल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांगों को ना स्वीकार करते हुए हाइड्रा लेकर आए। हाइड्रा में लोगों का जो भी घर को मतलब गिराने वाला जो काम चल रहा है, अभी तक तो सिर्फ नोट किया जा रहा है उन चीज़ों को, उस पर ध्यान केंद्रित करके लोगों का ध्यान भड़काने की कोशिश कर रही है। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से ध्यान हटा करके एक नया हाइड्रा लेकर आए हैं जिससे हाइड्रामा हो रहा है। और ये उन्होंने बोला है कि ये अपोजिशन के लिए, अपोजिशन को की आवाज़ को बंद करने का बिल्कुल काम कराया जा रहा है। जी। उनका कहना है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ, इसी बीच अभी एक और बयान आया असदुद्दीन ओवैसी का भी। उन्होंने भी यही बोला है कि मतलब उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को सबसे पहले उन बिल्डिंग उसके दायरे में आती है, हाइड्रा के दायरे में। उन्होंने हालांकि 2-3 बिल्डिंग्स के नाम भी दिए हैं, जैसे सबसे पहला जो नाम दिया वो गोलकोंडा का जीएचएमसी ऑफिस, और दूसरा है नेकलेस रोड पर एक ऑफिस है, गोल्फ कोर्स का भी एक नाम दिया उन्होंने कहा है कि इन चीज़ों पर जो है सबसे पहले गवर्नमेंट ध्यान दे, गवर्नमेंट बुखार पे ध्यान दे, गवर्नमेंट और जो डेवलपमेंट के जो काम हैं उन पे ध्यान दे। सिर्फ बिल्डिंग गिराना, ये चीज़ें देखना, ये करना, बिल्कुल विपक्षी पार्टियों को परेशान करना, तो ये काम अभी पहले डेवलपमेंट होना चाहिए। उसी में जब ये रेवंत रेड्डी नहीं, जब ये असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया तो इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ मतलब यहाँ की जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बोला कि जो भी अपोजिशन पार्टी है, और हालांकि इस पर साथ मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि राज्य है तो राज्य के हितों में ही काम करना चाहिए, ना कि उनके लिए कोई दूसरी मुश्किल पैदा करने का काम किया जाए। तो वहीं एक दूसरी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में कल मोदी जी बोले हैं। उन्होंने बोला है कि यहाँ की जो राज्य सरकार है या फिर जो राजनीतिक दल हैं, अगर राज्य में या कोई भी दूसरे राज्य में जहाँ पर जिसकी भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, किसी की भी सरकार हो, अगर वहाँ पर महिलाओं के खिलाफ कोई भी अपराध होते हैं तो उस पर मुखर रहना चाहिए। उनके जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए और हम इसमें आपका साथ देंगे। तो ऐसा मोदी जी ने कल बोला है। हालांकि आए दिन महिलाओं के खिलाफ बहुत सारे अत्याचार देखे जा रहे हैं, किसी के कोई भी स्टेट में रेप हो रहा है। हालांकि आए दिन जब से ये जो कोलकाता वाला मर्डर और रेप केस है, तब से 90% ये रेप और मर्डर केसों में वृद्धि हुई है। तो मोदी जी जैसा बोल रहे हैं कि
आवाज़ उठानी चाहिए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। तो मोदी जी, ये काम सिर्फ एक राज्य सरकारें ही नहीं करेंगी, आपका भी काम है कि आप वो उस पर एक्शन ले। बिल्कुल, इसमें केंद्र सरकार का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी इस पे एक्शन ले। जी और जिस बिल्कुल। तरह आपने बोला कि उन्होंने महाराष्ट्र में बोला है, तो महाराष्ट्र में बोला है क्योंकि महाराष्ट्र में अब इलेक्शंस होने वाले हैं। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र में अभी डेट अनाउंस नहीं हुई, लेकिन ये है कि नवंबर दिसंबर तक इलेक्शन हो जाएंगे। तो जिस तरह से मोदी जी ने जब ये जो मणिपुर का जब केस चल रहा था उस दौरान कुछ नहीं बोले थे, फिर जब संसद शुरू होने वाली थी उससे 2 मिनट के लिए बस बोला था मणिपुर पे, उन्होंने एक छोटी सी बाइट दे दी थी, मतलब ले दे के अपना फ़र्ज़ निभा दिया था। जी इस तरह अगर बिल्कुल। देखा जाए तो उसी तरह उन्होंने महाराष्ट्र में रेप केस पे बोला है। हालांकि अगर इस तरह देखा जाए, जिस तरह उन्होंने, आपने भी बोला, राज्य सरकारों का ही काम नहीं, केंद्र सरकार भी का भी काम है। जी तो मुझे लगता है कि बीजेपी के जो स्टेट्स में गवर्नमेंट है या बीजेपी अलायंस में वहाँ पे है, तो वहाँ के कई एमएलएज या फिर अगर एमपी की बात करो, काफ़ी सारे एमपीज़ और एमएलएज इसमें छट जाएंगे जिन पे ये इल्ज़ामात हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह का बयान दे करके मुझे लगता है मोदी जी सिर्फ एक फ़र्ज़ की अदायगी कर रहे हैं कि हाँ भाई, हमें ये बात बोलनी थी और हमने बोल दी। जी जी जी। इस पे अगर आपको काम करना है तो आपको बहुत ठोस कदम उठाने होंगे। उसमें आप अपनी सरकार को भी ध्यान में रखें कि हमारे पास जो एमपीज़ और एमएलएज हैं बीजेपी में, उन पे ये केसेस चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। जिस तरह आपने बोला कि 90% की जो मतलब इन केसों में वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है, उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्योंकि जब ये कोलकाता केस हुआ था उसके बाद से यूपी में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में और क्या बोलते बिहार में, कहीं ना कहीं हर जगह से रोज़ एक ना एक या 2 न्यूज़ मिल जाती हैं। महाराष्ट्र में तो हालांकि इतना भी हो गया था कि उन्होंने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था अपोजिशन ने, लेकिन वहाँ पे जो कोर्ट है उसने उस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद उन्होंने मौन व्रत का एक वो क्या बोलते हैं, एक प्रोटेस्ट किया था। वही प्रोटेस्ट किया था, आह्वान किया था। और वो दिन सब जितने भी एमबीए के थे, वो चाहे एनसीपी हो, शिवसेना यूबीटी हो या फिर कांग्रेस से हो, उन सब ने वहाँ पे मौन व्रत धारण किया था और बैठ करके एहतजाज किया था। हालांकि बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी लोग वहाँ बैठे हुए थे। जी, जैसा कि आपने बोला कि मोदी जी हमेशा बोलते हैं, जैसा कि उन्होंने कल अपने बयान में बोला है कि जनागांव में बोला है कि विपक्षी पार्टियां हो या पक्ष या हमारी पार्टियां हो, वो सारे मिलकर काम करें इस पर। अगर ये चीज़ की शुरुआत हमारे खुद के घर से हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि उनके अपने एमपी एमएलएज हैं, जैसे ब्रजभूषण के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है, अगर वो उस पर खुलकर बात करें, या मणिपुर का जो हादसा हुआ था उस पर खुलकर बात करें, तो शायद इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिले हमारे भारत देश में। बिल्कुल मिलेगा। और मतलब जब हम देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस तरह के बयान देते हैं, तो फिर उनके साथ में जब संसद में लोग उनके जस्ट पीछे बैठे होते हैं जिन पे ये सारे माफ़ कीजिएगा, ये सारे इल्ज़ाम लग रहे होते हैं, जी बिल्कुल। तो जाहिर है कि एक हंसी से आती है कि आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप जनता के लिए बने हैं, आप जनता की वजह से बने हैं, और आप जनता को इस तरह से अगर गुमराह करेंगे, वो चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, जनता की सेवा करने के लिए आप हैं। जनता परेशान, जनता टैक्स दे रही है, भाई हम सब टैक्स दे रहे हैं, अब हमें रोड सही नहीं मिल रही है, हमें पानी भरा मिल रहा है, हमारे साथ इस तरह के केसेस हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही हिंदुस्तान के लिए बहुत गलत चीज़ है। हाँ, गलत मैसेज जाता है, जैसा कि आपने बोला। वहीं दूसरी न्यूज़ सामने आ रही है जो अखबार की सुर्खियां हैं, उसमें है कि कल प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर में जो बुलडोज़र वाला जो काम हुआ था कि वहाँ के जो एक नेता हैं हाजी शहजाद, उनके घर पर बुलडोज़र चला गया था। तो उसमें उन्होंने एक प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है प्रियंका गांधी ने कि ये अल्पसंख्यकों को सताने का काम है कहीं ना कहीं। और वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बोला है कि ये न्याय आप बुलडोज़र से नहीं दे सकते, न्याय देने का काम जो है कोर्ट का है, आप खुद ये काम करना शुरू मत कर दीजिए। वहीं पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने भी कहा है कि हम इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। बिल्कुल, इस पे जो है कई दिन से हम लोग 2-3 दिन से हम लोग इस पे चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस का जो आला कमान है उसको बोलना चाहिए। खैर, कल उन्होंने बात की, उन्होंने बयान दिए। प्रियंका गांधी ने बोला है कि
जिस तरह से ये काम हो रहे हैं, पहले तो हालांकि अगर देखा जाए, पहले यूपी में देखा जाता था, यूपी में बुलडोज़र केसेस होते थे कि कोई भी अगर है आरोपी, और ख़ासकर अगर वो एक समुदाय का है, तो वहाँ बस उसका नाम आया और उसके यहाँ बुलडोज़र चल गया। जी बिल्कुल, ठीक है, नाम होना ही काफ़ी नाम होना ही काफ़ी, एक विशेष समुदाय से होना भी बिल्कुल। काफ़ी बहुत है। इसमें प्रियंका गांधी ने जो कल एक बात की वो बहुत अच्छी बात थी कि आप आरोपी को फौरन सज़ा दें, ये कोर्ट का काम है। जी बिल्कुल। आरोपी को सज़ा दी जाए, आरोपी के घर वालों को सज़ा देना ये कोई कानून नहीं है। ठीक है, इसमें आप पहले कोर्ट जाएं, कोर्ट से एक केसेस चलते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है। उसी बीच उन्होंने ये भी कहा है कि किसी आरोपी को इस तरह से परेशान करना है कोर्ट की अवहेलना कहलाता है। ठीक है, और ये एक परिवार को सज़ा देना या उसका घर उजाड़ देना, उसके छत से सर से छत छीन लेना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक अन्याय की तरफ, ये एक अन्याय एक तरह का है, और ये एक इसको हम कह सकते हैं बर्बरता है। जी बिल्कुल। और ये इस तरह की बर्बरता है कि भाई किसी ने कुछ कर दिया है, किसी का नाम आ गया, फ़ौरन लेके बुलडोज़र चढ़े उसका घर गिरा दिया, उसको आप सज़ा दीजिए, उसकी फैमिली को आप क्यों सज़ा दे रहे हैं? जी। हर चीज़ ये नहीं होती कि उसकी फैमिली कहती है कि तुम ये करो जा करके। कब बच्चा होता है या कोई आदमी होता है वो कर देता है कुछ, उसकी सज़ा उसके फैमिली को क्यों दी जा रही है? उन्होंने ये इस बात पे ज़्यादा ध्यान दिया कि फैमिली को सज़ा मत दीजिए, आप उसको सज़ा दीजिए। उसका एक प्रोसेस होता है, वो कोर्ट जाएगा, कोर्ट से मामला जब आगे बढ़ेंगे तब इस तरह की कार्रवाई होगी। जी जी, जैसा कि बुलडोज़र का जो प्रोसेस चल रहा है हर जगह, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या यूपी हो, तो डायरेक्ट सज़ा उसके घर वालों की दी जाती है, ना कि जो आरोपी। हालांकि आरोपी को अभी ये भी नहीं हुआ है कि हाँ वो आरोपी ही है, कंफर्म भी नहीं हुआ है, और उससे पहले उनके घर पर बुलडोज़र चला दिए जाते हैं। ये नहीं देखा जाता है कि वो कौन से समुदाय से आता है। ये ज़्यादातर मामले देखने को मिलते हैं यूपी और मध्य प्रदेश में, और वहाँ पर गरीबों के और एक विशेष खास समुदाय जो होते हैं उनके घरों पर ये बुलडोज़र चलने की परंपरा कह दी जाए, शुरू कर दी गई है, शुरू कर दी गई है। वहीं पर एक दूसरी न्यूज़ सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, और उन्होंने 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी है, और स्टार प्रचारकों की भी घोषणा कर दी है, और इस सूची में सत्येंद्र जैन और केजरीवाल का नाम भी सामने आ रहा है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने 7 अपने कैंडिडेट्स का नाम कल अनाउंस किया है, और उसी के साथ एक 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, जिसमें अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और संजय सिंह जैसे कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं। और कहीं ना कहीं जैसे पहले होता था कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस, एनसीपी, कांग्रेस से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी, 4 तरह की, एक देखा जाए 4 पार्टियाँ होती थी, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी भी इलेक्शन लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं इसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा। और इसी बीच जब से ये इलेक्शंस का ऐलान हुआ है, तब से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की काफ़ी बैठकें हो रही हैं, काफ़ी चीज़ों पे चर्चाएं हो रही हैं। इसी बीच कल महबूब मुफ्ती का भी एक बयान सामने, उन्होंने कहा है कि हम इस गठबंधन का समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ मांगे हैं जिनको पूरा किया जाए, तभी हम इस गठबंधन का समर्थन करेंगे। जी जी बिल्कुल। अब वहीं पर जो विधानसभा चुनाव की बात हो रही है, तो जन स्वराज के जो प्रमुख है प्रशांत किशोर ने, उन्होंने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। उन्होंने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का उन्होंने बोला है कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से 140 महिलाएं होंगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि 140 या सिर्फ 40, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 40 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारने की उन्होंने घोषणा की है। और उन्होंने इससे पहले भी उन्होंने बोला था कि पिछड़ा वर्ग से जो है कम से कम 75 लोगों को टिकट दिया जाएगा। बिल्कुल, उन्होंने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया, उन्होंने उम्मीदवारी का ऐलान किया है कि बिहार में जब अगला 2025 अगले साल जब इलेक्शन होगा, तो वहाँ पे हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, और 40 सीटों पे हम महिलाओं को टिकट देंगे 2025 में। और उन्होंने आगे की भी अपनी एक रणनीति बताई कि 2030 में जब वहाँ पे विधानसभा का इलेक्शन होगा, तो हम वहाँ पे
70 से 80 महिलाओं को टिकट देंगे। जी। तो ये हो गए प्रशांत किशोर ने जब प्रशांत किशोर ने जन स्वराज बनाई थी, एक पदयात्रा निकाल रहे थे, तभी से इस तरह का कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे कि जन स्वराज कहीं ना कहीं एक पार्टी बन के उभरेगी और वो इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन इस बीच जब भी पीके से ये सवाल होता था कि भाई आप पार्टी कब बना रहे हैं, आप इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ को डिनाई कर देते, नहीं मैं सिर्फ जनता के लिए काम करूंगा, ये वगैरह वगैरह। लेकिन फाइनली उन्होंने अपनी पार्टी अनाउंस की और अब 2025 में जब बिहार में विधानसभा इलेक्शन होगा तो वो सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 40 सीटों पे महिलाओं को टिकट देंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो उन्होंने जब कल जब ये अनाउंसमेंट हुई है तो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी के जो लीडर हैं, बिहार में लीडर अपोजिशन है, उन पे भी काफ़ी हमला बोला। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जब डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो हंसी आती है, उनको सिर्फ रंगदारी, शराबबंदी, शराब घोटाला, इन सब चीज़ों पे बात करनी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक कटाक्ष किया है। और ये चीज़ ये पार्टी जब उभरेगी, ये पार्टी जब इलेक्शन लड़ेगी तो कहीं ना कहीं चाहे वो आरजेडी हो या जेडीयू हो या फिर वहाँ की बीजेपी और कांग्रेस हो, सारी पार्टियों पे इसका असर ज़रूर पड़ेगा। जिस तरह से अभी हम जम्मू कश्मीर की बात, जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के जाने से वहाँ पे कहीं ना कहीं पार्टी, वहाँ की जो पार्टियाँ उन पे असर पड़ेगा, उसी तरह से बिहार में जब ये जन स्वराज आ जाएगी तो जाहिर सी बात है वहाँ की जो लोकल पार्टियाँ वोट बटेंगे और किसी एक पार्टी को उसका ज़्यादा फायदा हो सकता है। वो एक पार्टी कौन है ये अभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी इलेक्शन में थोड़ा वक्त है। जी। वहीं बिहार से एक और खबर सामने आई है कि जो जेडीयू के सीनियर अधिवक्ता हैं केसी त्यागी, उन्होंने केंद्र सरकार से आह्वान किया है, उन्होंने एक अपील की है कि आप इज़राइल को कोई भी हथियार ना भेजें, क्योंकि वहाँ पर जो महिलाओं का और वहाँ पर जो लोग हैं, जो बच्चों का नरसंहार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक दुख भरी घटना है और इसमें कहीं ना कहीं हम शामिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और सपा का भी समर्थन करते हुए कहा है, जैसा कि उन्होंने पहले भी बोला था कि आम आदमी, सपा और कांग्रेस ने बोला था कि आप परमाणु हथियार ना भेजें इज़राइल को, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो झगड़े हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं असर दिखेगा, क्योंकि आप अगर उनको परमाणु हथियार भेज रहे हैं, उनको जो भी हथियार भेज रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आपका समर्थन नज़र आता है। बिल्कुल, जिस तरह ये जेडीयू के केसी त्यागी ने बोला है तो मैं उसके बारे में बता दूं कि 25 अगस्त को दिल्ली में फ़िलिस्तीन के नेता से विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी। इसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और भी कई पार्टियों के लोग थे। इसी बीच जब ये बात उठने लगी कि समर्थन किया जाए ना किया जाए, इसी बीच केसी त्यागी ने जब ये बयान दिया तो इसके बाद काफ़ी कयास लगाए जाने लगे और हालांकि कई सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या जेडीयू केंद्र का जो अपना रुख है फ़िलिस्तीन या इजराइल के, उससे अलग जा रहा है। जी बिल्कुल। हालांकि इसी बीच पिछले महीने से देखा गया है कि जेडीयू ने अपनी कुछ चीज़ों में अलग एक वो दिखाई कि हाँ मेरी पार्टी इसके पक्ष में नहीं, चाहे वो वक्फ तरमीमी बिल जो है वो हो या फिर क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर से रिलेटेड। और इस पे तो हालांकि वक्फ बोर्ड वाले पे भी चिराग पासवान ने भी इसका अपोज किया था और नीतीश कुमार ने भी इसका अपोज किया है। और अब जब ये न्यूज़ सामने है तो इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार साथ में तो हैं, साथ में हैं मोदी के, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी जो एक अपना जो पावर है वो भी दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई हम भी हैं। जी बिल्कुल। और हमें भी आप ये समझिए, इसी बीच इस तरह के जब बयान सामने आते हैं तो जाहिर है कि इन चीज़ों को काफ़ी सीरियसली लिया जाता है, क्योंकि बिहार में जो अभी गवर्नमेंट है उसमें बीजेपी के अलायंस में गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट है। इसी तरह जो यहाँ आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट है उसने भी जो चंद्रबाबू नायडू ने भी बीजेपी का सपोर्ट किया, एनडीए जो प्रधानमंत्री मोदी बने उसमें। तो जब इस तरह की खबरें आती हैं, चाहे वो नीतीश कुमार की तरफ से हो, चाहे वो चिराग पासवान की तरफ से हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की तरफ से हो, तो इसमें ये होता है कि हाँ मोदी
या बीजेपी अकेले कोई कानून पास नहीं करवा सकती जब तक वो अपने जो भी एनडीए में हैं उन सब की हामी ना भरवा ले। तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत अच्छा है इस वक्त। जी जी। वहीं पर एक अखबार की सुर्खी बनी हुई है ये न्यूज़ कि जो कंगना रनौत हैं, जो सांसद हैं, तो उन्होंने किसान आंदोलन के बारे में ये बोला है कि जिस दौरान किसान आंदोलन हो रहे थे तो अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत ना रहता तो वहाँ भी बांग्लादेश जैसी हालत होती, वहाँ पर रेप और मर्डर होते। उन्होंने ऐसा बयान दिया है। बिल्कुल, कंगना रनौत हालांकि काफ़ी टाइम से उल्टे सीधे बयानात देती रहती हैं। जी बिल्कुल। और उन्हें लगता है कि अब वो एमपी बन गई तो वो इस तरह की बातें और कर सकती हैं क्योंकि उनके पास एक ओहदा है। हालांकि इस तरह के बयान देने से आपकी छवि ख़राब होती है। और अभी कुछ समय पहले कंगना पे एक अटैक भी हुआ था। जी बिल्कुल। तो ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं उसका भी वो एक भड़ास जो होती वो निकालना चाह रही थी। और इसी में जब बात कंगना की आती है तो कहीं ना कहीं हम सबके चेहरे पे एक अलग सी वो आ जाती कि कंगना की बातों को इतना सीरियसली लेता नहीं। ठीक है, कंगना को टिकट कैसे मिला, ये भी मतलब इतना बोल के टिकट मिला है। और अब वो एक मतलब क्या बोलते हैं बेबाक लीडर या उसको एक बोलते हैं कद्दावर लीडर वो बनना चाह रही बोल के कि मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। तो ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। आप किसानों के साथ इस तरह की अगर बात करेंगे तो ये बिल्कुल बहुत ही गलत है। इसी में कांग्रेस ने बहुत ही तीखा हमला किया है। कांग्रेस ने कहा है कि इन पर एफआईआर होनी चाहिए और बीजेपी को इनके इस बयान के बारे में सफाई देनी चाहिए। और कांग्रेस ने ये भी कहा है कि पंजाब के जो सीएम हैं भगवत मान, उनको इस पे एफआईआर करनी चाहिए क्योंकि पंजाब के बारे में उन्होंने बोला है पंजाब के किसान ज़्यादा थे उस आंदोलन में। तो ये बहुत ही गलत और शर्मनाक हरकत है। इस पे बीजेपी को भी बीजेपी को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। बीजेपी को भी उनसे जवाब लेना चाहिए और उनकी सदस्यता तक रद्द कर देनी चाहिए, ये भी बोला गया है। और इसी में पंजाब के सीएम को भी बोला गया कि आप एफआईआर दर्ज करें कंगना रनौत के नाम पे। जी जी। वहीं पर एक हरियाणा से एक न्यूज़ आ रही है सामने, जो जेजेपी के प्रमुख है दुष्यंत चौटाला, उनसे जब ये सवाल किया गया कि आप क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ जाएंगे, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और वहीं पर जब उनसे दूसरी तरफ ये सवाल किया गया कि आप क्या इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, तो उन्होंने बोला कि अगर हमारे पास संख्या ज़्यादा हुई और हमारा सम्मान वहाँ पर किया गया तो शायद हम उसके बारे में सोच सकते हैं और जा भी सकते हैं। बिल्कुल, दुष्यंत चौटाला ने हालांकि ये बयान देने से पहले हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र हुड्डा, उन पर काफ़ी निशाना साधा है, उन पर काफ़ी तनकीद करते उन्होंने कहा है कि हरियाणा में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है वो सिर्फ हुड्डा की वजह से हुआ है। जी बिल्कुल। हालांकि हुड्डा पे इनकी इतनी तनकीद करने के बावजूद भी उन्होंने अगर बोला है कि वो इंडिया गठबंधन या कांग्रेस के साथ जाएंगे, तो ये वाकई कहीं ना कहीं एक हरियाणा के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि अगर दुष्यंत चौटाला ने बोला है कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे, इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे। हालांकि अभी बीएसपी के साथ भी एक मीटिंग हुई थी उनके चाचा की, और इस बीच जब उन्होंने ये भी बोला है कि मैं बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। ठीक है, इस तरह की बातें नीतीश कुमार भी करते रहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे मगर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। और दुष्यंत चौटाला भी अभी हाल ही में उस चीज़ से बाहर निकले हैं बीजेपी से। तो अब इस तरह के अगर बयान दे रहे हैं तो उससे एक ये भी कहा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला दूसरे नीतीश कुमार बनने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा था कि मिट्टी मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, उसी बीच अब फिर दुष्यंत चौटाला ने जब ये बोला कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तो जाहिर है कि वहाँ की जो आवाम है उसके लिए एक अच्छी खबर भी हो सकती है और शॉकिंग न्यूज़ भी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम कांग्रेस के साथ जाएंगे लेकिन कांग्रेस को हमारी कुछ बातों को मानना पड़ेगा। हमारी संख्या बल जो है उसको अगर अच्छी तरजीह दी जाएगी, हमें वहाँ इज़्ज़त मिलेगी तो हम जाएंगे। तो इसी बीच ये भी अगर कौन से पूछ लेता कि बीजेपी में आपको कितनी इज़्ज़त मिली थी जी। और वहाँ पे 1 अक्टूबर को इलेक्शन होगा और 4 अक्टूबर को वहाँ पर रिजल्ट आएंगे। इस बीच हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। बिल्कुल। और ये मुकाबला इतना आसान नहीं होगा, ना कांग्रेस के लिए ना ही बीजेपी के लिए।
कि वहाँ पे जिस तरह से पहले होता था कि 10 सीटें एक पार्टी, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि 10 सीटें एक पार्टी ले आई, 15 सीटें एक पार्टी, तो वो गवर्नमेंट बन जाए। अब मुकाबला काफ़ी टफ हो गया है, चाहे वो हरियाणा हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, हर जगह मुकाबला टफ हो गया है। और ये जो आम आदमी पार्टी के जाने से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद कहे जाते हैं कि वो हरियाणा के ही रहने वाले हैं, तो जाहिर है कि एक जब वो जाएंगे और अपने आप को वहाँ का बेटा बताएंगे तो उसका असर वहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेगा। जी जी, जैसा कि सुनने में आ रहा है, ये भी सुनने में आया था कई दिनों पहले कि हुड्डा फैमिली और जो कुमारी शैलजा हैं, जो उनके बीच में खड़पच देखने को मिल रही है, क्योंकि हुड्डा फैमिली कांग्रेस से काफ़ी ही नज़दीकियां हैं उसकी, तो कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, हालांकि कुमारी शैलजा ने यह भी बोला है कि हाँ ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, और ना ही इस पे दीपेंद्र हुड्डा या फिर भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कोई बयान आया है। ये सिर्फ वहाँ के कुछ उन्होंने बोला है, अभी जो चैनल्स हैं या कुछ अखबार हैं जिन्होंने लिखा है। हालांकि इस तरह की किसी भी बात का भी खंडन नहीं हुआ है, और हर तरफ से यही कहा जा रहा है कि सब एकजुट हैं, एकजुट हो करके इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये इतनी बड़ी बात अभी है नहीं, तरजीह देने वाली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन के पहले अक्सर ये चीज़ें बोली जाती हैं ताकि पब्लिक में एक गलत मैसेज जाए और वो पलट जाए, उसका फ़ायदा उन राजनीतिक दलों को मिल जाए जो वो लोग चाहते हैं। तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए अहम ख़बरों से रूबरू कराया। ऐसे ही ज़रूरी ख़बरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमें और हमारे साथी अशर यासिर को दें इजाज़त, और बने रहें सियासत टीवी के साथ।